हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को मैं सीडीपी 4 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। बाल विकास 4 जनवरी 2022 का सीटेट का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। ऑप्शन में दिया गया है एक पैर पर संतुलन करना, एक मटर को उंगलियों से दबाना, किताब के पन्ने पलटना और पेंसिल पकड़ना। जो भी आरामदायक काम हो जिसमें ज़्यादा जोर भार ना लगे वो सूक्ष्म कौशल होते हैं। जैसे एक उंगलियों से पन्ने को पलटना, एक उंगली से मटर के दाने को दबाना, पेंसिल पकड़ना, ये सब में ज़्यादा जोर और दबाव का ज़रूरी नहीं होता, इसलिए ये सूक्ष्म कौशल में आते हैं। स्थूल कौशल उस कौशल को कहा जाता है जैसे किसी को पकड़ कर खींचना, एक पैर पे दौड़ना, एक पैर पे खड़ा रहना, ये स्थूल कौशल में आता है। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। स्थूल कौशल ऑप्शन नंबर 1 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। ऑप्शन नंबर 1 में है आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोग। ऑप्शन 2 किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा। दोस्तों देखिए, जो भी ऑप्शन में केवल लगा हो ये निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए ये उसका सही जवाब नहीं होगा। इसलिए केवल वाले को हम छोड़ के चलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 में केवल लगा है, किसी व्यक्ति को केवल आनुवंशिक ढांचा। ऑप्शन नंबर 3 केवल सामाजिक सांस्कृतिक, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 ना तो वंशानुगत और ना ही पर्यावरणीय कारक। तो इसका सही और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में है शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन और किशोर अवस्था। तो दोस्तों 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था को प्रारंभिक बाल अवस्था या प्रारंभिक बचपन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होती है जो वे देखते हैं, और कारण इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो ये दोनों ही बात सही है, एकदम बिल्कुल राइट है, ऐसा ही होता है। तो इसलिए इसका जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करती है ए की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों के प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव का प्रदान करना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन की सुनिश्चित करना। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 3 और ऑप्शन 1, 3 और 4 होगा। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववाद दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है संवेदी चालक अवस्था, ऑप्शन नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 4 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होता है, इसी में बच्चों की ये मंशाएं होती हैं, इसलिए राइट ऑप्शन नंबर 2 होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन नंबर 1 है लेव वाइगोस्की, ऑप्शन 2 जीन पियाजे, ऑप्शन 3 हार्वर्ड गार्डनर और ऑप्शन 4 है लॉरेंस कोलबर्ग। तो लेव वाइगोस्की ने भाषा के सिद्धांत का संज्ञानात्मक विकास में भाषा के सिद्धांत पे जो है सो अपनी थ्योरी दी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 लेव वाइगोस्की सही रहेगा। आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। तो ऑप्शन में है प्रतियोगिताओं के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बच के, उद्दीपन, प्रतिक्रिया, अनुबंधन करके। दोस्तों दंड, ये जो निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए दंड कभी भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर साथियों के साथ बातचीत करके, एक दूसरे से सीखा जाता है स्कूलों के अंदर, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे निष्क्रिय नक्शली के रूप में देखे जाते हैं, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, केवल निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए। तो ये इसमें केवल लगा हुए थे तो बिल्कुल नहीं होगा। ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की ये उतारने के पक्ष में, मतलब जो है सो सिर्फ कॉपी करने के पक्ष में, ये भी निगेटिव होगा, ये भी नहीं होगा। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। सजा और आज्ञाकारी अभिविन्यास, कानून तय नहीं, अनुपति समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना। ऑप्शन 3 कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। ऑप्शन 4 सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, किसी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, हार्वर्ड गार्डन के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पति और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं। हार्वर्ड गार्डन जो है सो बुद्धि का जो है सो सिद्धांत बताए हैं, उसमें जो है सो ये वनस्पति और जीवों की प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं, इसलिए इसमें प्रकृतिवादी ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। ऑप्शन में है बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण और मूल्यांकन का मानकीकरण। इसका जो है सो बहुभाषावाद, मल्टीलिंग्विज्म राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं, लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होते हैं और इनके अनुसार व्यवहार करती है। यह किसका उदाहरण है। ऑप्शन में है जेंडर पक्षपात, जेंडर स्थिरता, जेंडर क्षमता और जेंडर समानता। ये लड़कियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए इसमें जेंडर पक्षपात होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए क्या कह रहा है, शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए भिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल राइट है। कारण है कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। ये भी बिल्कुल राइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही है और आर व्याख्या करती है ए की। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। निगेटिव, दोस्तों ये निगेटिव क्वेश्चन है, इसमें निगेटिव का भाई निगेटिव ही होगा, तो इसलिए निगेटिव ऑप्शन ढूंढना है। तो ऑप्शन में जो हाँ भी निगेटिव रहेगा वही राइट आंसर होगा, इसलिए निगेटिव देखते हैं। ऑप्शन में क्या कह रहा है, छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और वे कहाँ कैसे पहुँचे। ये बिल्कुल सही है, इसलिए शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। ये निगेटिव है, तुलना नहीं किया जाता स्कूलों के अंदर बच्चों के साथ, तो ये निगेटिव का भाई निगेटिव होगा, ये राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है। लचीला शिक्षा साथ अगम इमारत, अनम्य मानसिकता, मानकीकृत पाठ्यक्रम। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, लचीला शिक्षा शास्त्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। आत्मकेंद्रिता, सौलीनता, पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य और गतिमान दिव्यांगता। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, आत्मकेंद्रिता और सौलीनता। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं,
निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? विविधता को महत्व, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, प्रमुख समूह की ओर केंद्रीय शिक्षा शास्त्र और मानकीकृत परीक्षण। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, विविधता को महत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सामग्री को कई तरीकों से प्रस्तुत करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगा? श्रवण बाधित छात्र मतलब सुनने में कठिनाई, दृष्टिबाधित छात्र मतलब देखने में कठिनाई, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र मीन्स सीखने में कठिनाई, गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र मीन्स चलने में कठिनाई। तो ऑप्शन इसमें चारों सही होगा। इसका जवाब जो है सो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? ऑप्शन 1 गुणज वैकल्प, कैलकुलेटर का प्रावधान, पठन वैकल्प, लंबे लंबे लिखित कार्य का सौंपना। इसमें दोस्तों जो है सो सही युग्म बोल रहा है चुनने के लिए। तो जो सही है, सही जोड़ मिल रहा है, उसको जो है सो हम राइट आंसर बोलेंगे। पठन वैकल्प, जिसे पढ़ने में कठिनाई हो उसे बोल रहा है लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना। ये बिल्कुल गलत होगा, ये बिल्कुल गलत है। श्रवण दोष ऑडियो टेप देना, ये भी बिल्कुल गलत होगा। उसके बाद दृश्य हानि चित्र वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना, ये भी बिल्कुल गलत होगा। इसमें राइट आंसर होगा गुणज वैकल्प का जैसे कैलकुलेटर का प्रावधान करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? बिना समझे नकल करना, करके सीखना, निष्क्रिय रूप से सुनना, रट कर याद रखना। तो दोस्तों करके सीखना राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला देखते हैं। अभिकथन ए क्या कह रहा है? अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। तर्क, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। ये बिल्कुल राइट है, दोनों सही है। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल राइट है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है, ये भी बिल्कुल राइट है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करनी चाहिए? उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना, बिल्कुल गलत। उनके बारे में स्पष्ट निर्देश देना, ये भी गलत। उनके संदर्भित तरीक़ों से प्रस्तुत करना, ये भी बिल्कुल गलत। उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना, ये बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 4 इसका जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देता? ये निगेटिव क्वेश्चन है। तो देखते हैं निगेटिव का भाई निगेटिव होगा, निगेटिव जहाँ रहेगा वही उसका राइट आंसर होगा। आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार और परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीति। दोस्तों ये कठोर भी निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए निगेटिव का भाई निगेटिव, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अभिकथन ए, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही है। तर्क क्या कह रहा है? बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। ए और आर दोनों की सही है और आर व्याख्या करती है ए की, बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ को जांच करने में मदद करता है? विस्मरण, अनुकीर्ति, अधिसंज्ञान और रट कर याद करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, अधिसंज्ञान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में भ्रांतियाँ होना डैश है, असामान्य है, अप्रारूपिक है, प्राकृतिक है और दुर्लभ है। बच्चों में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है, ये प्राकृतिक है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वो सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा, महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, शैक्षणिक गतिविधियों पर अलगाव रखेगा। तो इसमें जो है सो
एक विद्यार्थी जो अधिगम सहायता महसूस कर रहा है वह सीखने में बेहद उत्साहित, महारत उन्मुख लक्ष्यों पर और प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, शैक्षणिक गतिविधियों से अलगाव रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना। तो दोस्तों आंतरिक प्रेरणा उस प्रेरणा को कहते हैं, उस काम को कहते हैं जो कोई भी लोभ, चाहे कोई भी जो है सो चीज़ के लिए, जैसे पैसे के लिए, चाहे कोई भी इनाम पाने के लिए जो काम किया जाए उसे बाहन अभिप्रेरणा कहते हैं, बाहन प्रेरणा कहते हैं। और आंतरिक प्रेरणा उस प्रेरणा को कहते हैं जो अपने मन के लिए, अपने मन अपने रुचि के लिए जो किया जाए, जो उसे आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक आंतरिक ऑप्शन नंबर 4 क्या, ऑप्शन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? तो आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? रवैया, प्रेरणा, व्यक्तित्व लक्षण और विद्यालय। बोला अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 विद्यालय राइट होगा। तो दोस्तों ये अभी बाल विकास का जो है सो हमने 30 क्वेश्चन कराए, ये बहुत ही VBI इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिए और अगला क्लास हम फिर लेके आते हैं। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।